हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए इंडिफरेंस कर्व की जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर का, उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से एक 15-20 मिनट की लेक्चर लेके आऊँगी। तो मैं आपके लिए वो लेके हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको केवल और केवल आईसी कर्व के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि व्हाट इज़ एन आईसी कर्व। आईसी कर्व वो होता है जो एक कस्टमर के डिफरेंट प्रेफरेंसेस के बारे में हमें बताता है, ठीक है, थ्रू ग्राफ। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि प्रेफरेंशियल एनालिसिस होता है कंज्यूमर्स, मतलब आप उसका मेंटल के बारे में, मेंटालिटी के बारे में बता सकते हो कि वो एक कमोडिटी को लेके या दो कमोडिटी के बीच में किस तरीके से इनडिफरेंट है, ठीक है ना। और ये डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस को बताता है हमें, ठीक है। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी हमारी, इसकी हम बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि आज तक हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते आ रहे हैं, कॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हैं, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये नेगेटिवली कर्व होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात ये क्या बोलते हैं, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये कभी भी इसको और इसको टच नहीं करता है, ये पैरेलल हो सकते हैं। लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा डीप में पढ़ें, इसके अंदर जो ग्राफ्स दे रखे हैं उस चीज़ को समझें। जैसे कि आप फर्स्ट पे आ जाते हैं हम सीधे। इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इस इंडिफरेंस कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोपिंग, ठीक है। ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, नेगेटिवली स्लोपिंग होता है। कहने का मतलब लेफ़्ट टू राइट मूव करता है। अब इसका कहने का मतलब क्या है ना। हमने ये दे रखा था, हमने पढ़ लिया, लेकिन आज थोड़ा सा हम इसका थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट कि नेगेटिव स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व मीन्स दैट द कंज्यूमर प्रेफर्स मोर ऑफ अ गुड टू लेस ऑफ इट। कहने का मतलब ये है, हमें पता है ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है कि भाई चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, हम कितना y को कम कर रहे हैं टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x कमोडिटी, है ना। तो ये इसी तरीके से बोल रहा है। अब इट इम्प्लाइज व्हेन वन यूनिट ऑफ कमोडिटी इन अ कॉम्बिनेशन इज इंक्रीज्ड द यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी डिक्रीज। This happens because the satisfaction will remain the same on any point of one indifference curve. ये ऐसे बोल रहा है because the satisfaction will remain the same at on any point on in one indifference curve. अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, इस पे ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन ज़रूर है, लेकिन ये इंडिफरेंस को डिनोट करते हैं। आगे ये आगे बोल रहा है वेयर इंडिफरेंस कर्व स्लोप लेफ़्ट टू राइट, मतलब नेगेटिवली स्लोपिंग है क्योंकि वो लेफ़्ट टू राइट स्लोप है उसका। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है आगे, इफ़ इट हैपन्स अदरवाइज, मतलब अगर इसके सिवाय कुछ होता है ना, और द इंडिफरेंस कर्व रिमेन्स हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और अपवर्ड स्लोपिंग, कहने का मतलब ऐसे होता तो द सेटिस्फेक्शन वुड नॉट रिमेन द सेम। अब क्यों नहीं रहता, अब हमें ये जानना ज़रूरी है, हमें ये जानना ज़रूरी है नेगेटिवली स्लोपिंग है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा उल्टा तिकड़म भी लगाना चाहिए, अगर भैया ऐसे है तो क्या होता है ना। तो अब इसी को ना डिफ़ाइन कर रखा है एक्चुअली। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया था कि ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए एज अ, मतलब स्टूडेंट तो कहाँ रहे, अब आप फैकल्टी मेम्बर्स बनने वाले हो, आप आरपीएससी क्रैक करने वाले हो, तो आपको बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पूछ ले तो ये भाई मैम ऐसे है तो भाई यस सर ऐसे है तो, है ना। अब देखो, हमें देखना है फिगर 11.6 विच इज़ दिस वन। ये ऐसे बोल रहा है ऑन आईसी फिगर 11.6 वी कैन सी दैट अ कंज्यूमर बाइंग ओ
y1 of commodity y and any amount of commodity x, any amount, है ना, shown by ABCD is yielding same satisfaction। कहने का मतलब है कि आप y को तो सेम रखोगे, उसके साथ आप कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब कम करते जाओगे, ज़्यादा करते जाओगे, तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आप मतलब इसको 24 में से, अच्छा 24 तो बहुत बड़ा हो गया, हम छोटा ले लेते हैं, सपोज करो 5 ही हमारे पास, इनकम तो सेम ही रहेगी ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाई इसका 1 ही लो, इसका 3 कर दो, मतलब इसका 4 कर दो, है ना, ऐसे कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते आप भाई। हम बोल रहे हैं कि हमें 2 कमोडिटीज़ के बीच में इंडिफरेंट है, ऐसे नहीं हो सकता ना कि हम एक को तो एक ही रखें, इसके कॉम्बिनेशन चेंज कर पाए, तो ये एक सेम सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि a consumer cannot go on increasing the quantity of while keeping the quantity of y as constant। ठीक है, इसीलिए ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब आता है हमारा सेकंड क्या, सेकंड है हमारे पास वर्टिकल भी नहीं हो सकता, है ना। वर्टिकल कहने का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम एक्स को कांस्टेंट रखें और वाई की वैल्यूज चेंज करते रहे, ना ही पॉजिटिव स्लोप वाला हो सकता। मैंने कहा था ना पॉजिटिव स्लोप, क्यों नहीं हो सकता? अब देखो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन दिस एग्जाम्पल क्वांटिटीज ऑफ बोथ कमोडिटीज आर राइजिंग बट सीम्स टू हैव सेम सेटिस्फेक्शन। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे आप एक को इंक्रीज करोगे दूसरा तो ऑब्वियस सी बात है घटेगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि, है ना, ये चीज़ सही रहे? नहीं हो सकता ये चीज़ ना, इसी वजह से ये वाली कंडीशन भी लागू नहीं होती। ये भी गलत, ये भी गलत, इसके ऊपर वाला भी गलत था, केवल एक वो ही सही है जो कि ऐसे होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पे। आई होप फर्स्ट वन इज क्लियर। इट मीन्स इनडिफरेंस कर्व और आईसी कर्व नेगेटिवली स्लोप करता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स जैसे कि हमने पढ़ा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव को क्या बोलते हैं? ऐसे कहते हैं, जो कि नहीं है, ये है। अच्छा ठीक है, क्योंकि इट फॉलोज द एजम्पशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अभी ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो इसका आंसर है बिकॉज इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। व्हेन a consumer increases the quantity of X, he or she have to forgo the quantities of commodity Y, but progressively at diminishing rate। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे ये बढ़ा तो रहा है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस जो है, जो इसकी मार्जिनल रेट है, वो डिमिनिश होती जा रही है। ठीक है, only a convex indifference curve can explain this phenomena, diminishing marginal rate of two commodities। समझ में आ गई ये बात? आई होप ये भी क्लियर होगा आपके पास। इसके बाद मुझे ये चीज़ ज़रूरी नहीं लगी थी आपकी। हाँ, फिर उसके बाद इसने एक ग्राफ बता रखा है हमें यहाँ पे। अब ये जो है ये इसके डिमिनिशिंग रेट के बारे में बता रहा है ना। अब ये इंक्रीजिंग के बारे में बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे जैसे जैसे कंज्यूमर इस तरफ जाएगा तो डिमिनिश होती जाएगी उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मतलब वो जब एक्स को ले रहा है ना, इसको कम करके, तो वो डिमिनिश होती जाएगी उसकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये तो फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करते हैं हम। ठीक है, आगे आपका ये देखो, अब हमें कंक्लूड करते हैं। MRS बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ ऑलवेज फॉलोइंग। एक मिनट रुको, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट थी आपकी, वो आई नहीं है शायद से, चलो ठीक है। MRS between x and y is always following the shape of indifference curve can neither remain concave to the origin, sloping upwards, nor straight line। ठीक है, it can only be negatively sloping convex to the origin under normal circumstances। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है ये,
We can also imagine that x and y are not perfect substitute but they are complementary. ठीक है, यही मैं पूछने वाली थी आपसे कि ये कहाँ है। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं वो? Between the two commodities exist when a fixed ratio of one is required to be used with another. ठीक है, इसीलिए मतलब वो ऐसे बोल रहा है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं? जब ये भी ज़रूरी है ये भी ज़रूरी है, हम इसे भी ख़त्म नहीं कर सकते। हम इसमें कर क्या रहे हैं? सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना कर रहे हैं कि भाई एक्स को पूरा ख़त्म करके हम वाई यूज़ करेंगे। नहीं, हमको दोनों रखने हैं, है ना। दोनों का हम प्रपोर्शन यूज़ कर रहे हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ दूसरा आएगा ही आएगा, है ना। ठीक है, ये ठीक है। अब जो तीसरा है आपका, अच्छा फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? आई सी कर्व इज नेगेटिवली स्लोपिंग, दूसरा वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तीसरा जो है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब सीधे जो है ना, मैं आपको बोलती हूँ कि पहले आप ये देखोगे अगर इंटरसेक्ट करते तो क्या होता। ये क्यों बोल रहा है अभी इंटरसेक्ट नहीं करते? ये हम सीधे वही चीज़ देखते हैं अब, ठीक है ना। ठीक है, अब हम आते हैं इस ग्राफ के ऊपर। अब इस ग्राफ में क्या बोल रखा है? देखो, एक ग्राफ दे रखा है आपको जिसमें आपको एक तो ये बोला रखा है आपको, ठीक है। जो दूसरी है आपके पास वो है आपके पास ये। अब इसमें क्या बोल रखा है ये देखते हैं हम लोग। IC हैज़ टू कॉम्बिनेशंस C एंड B। ठीक है, दो कॉम्बिनेशंस है इसके। वेयर द कंज्यूमर इज गेटिंग इक्वल सेटिस्फेक्शन, यहाँ पे इनको कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग OX प्लस OY is equal to C, whereas at point B he is getting same satisfaction by, अब B में क्या मिल रहा है इसको? B में मिल रहा है OX1 and OY2। तो हम कह सकते हैं कि OX प्लस OY ये इसकी हो गई, और OX1 OXY ये क्या कर रहे हैं? गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, नाउ लुक एट IC2। IC2 को देखने के लिए कह रहा है। IC2 कहाँ है? ये वाला, अगर इसको ध्यान से देख लो आप लोग। ठीक है, अब IC2 में क्या बोल रहा है ये? वेयर C इज गिविंग सेम सेटिस्फेक्शन एज दैट ऑफ पॉइंट A। ठीक है, C एंड A के बारे में बात कर रहा है ये, C एंड A के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, मैं अगर बना के बताती हूँ आपको। पहले इसने क्या लिया था? इसने पहले एक तो एक सेकेंड, इसने एक बार तो C लिया था, एक बार B लिया था, जो कि IC1 पे पढ़ रहे हैं। अब इसने क्या लिया है? अब इसने लिया है ये। ठीक है, इसके ऊपर अब क्या क्या पढ़ रहा है आपका? इस पे पढ़ रहा है आपका C ही पढ़ रहा है प्लस A पढ़ रहा है। तो ये IC2 के बारे में बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ये जो C और A है ना, दोनों इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। C1 के अंदर C और B दे रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे ये क्या बोल रहा है वो यही बता रहा है। अब what is absurd about it is that combination A has more of goods Y than combination B। एक मिनट, ये बोल रहा है कि combination A has more amount of goods या commodities than B। ठीक है, while the amount of X remains the same। अब देखो एक चीज़ मैं समझा देती हूँ, इतने से हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो ये X है ना, ये तो एक ही जगह सेम है, लेकिन जो Y है वो चेंज हो रहा है। जबकि हमने जब IC कर्व पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि दोनों कमोडिटीज़ में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है ना। इसमें कहाँ हो रहा है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन? ये X तो सेम है, जबकि B हमारा केवल चेंज हो रहा है। ऐसे हो सकता है क्या? IC कर्व में नहीं हो सकता। इसका मतलब इंटरसेक्शन की ये जो चीज़ है गलत है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक ही कमोडिटीज़ अलग अलग कॉम्बिनेशन पे किस तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन देता है, इज नोन एज। तो हम कह सकते हैं ये चीज़। अब है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कहने का मतलब
ये है IC1 बेस्ट है, सबसे ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस इसके ऊपर है, फिर IC2, फिर IC3। ठीक है, अब देखो दिस हैपन्स सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट IC विल, ये मतलब ये क्या होता है, रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन विच हैज़ मोर अमाउंट ऑफ बोथ द कमोडिटीज। दिस फॉलोज द ट्रांसिविटी एजम्पशन ऑफ ऑर्डिनल अप्रोच। हम ये देख सकते हैं कि C combination will be preferred over combination A and B। क्यों? क्योंकि हम ये देख सकते हैं ना कि C को हम प्रेफर करेंगे A और B में, क्योंकि ये ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ऊपर है, जितना ऊपर होगा उतना इसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन D विल बी प्रिफर्ड ओवर ABC। सबके ऊपर सबसे पहले हम D को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहला मैं वापस रिवाइज करवा रही हूँ आपको। पहला था नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। दूसरा है हमारे पास कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तीसरा है हमारे पास कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। फोर्थ है हायर आईसी कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। फिर है हमारे पास, अच्छा, नीड नॉट टू बी पैरेलल, भाई किसी ने नहीं कहा कि ये हमेशा ऐसे होने चाहिए। ठीक है, एकदम में सब बने हुए, ये ऐसे भी हो सकते हैं, अनपैरेलल भी हो सकते हैं। सीधे, ये तो एक बेसिक चीज़ है आपकी। और लास्ट है आपके पास कि आईसी कर्व आर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। देखो ये है आपके पास, ठीक है, ये है आपके पास x, ये है आपका y एक्सिस। ठीक है, अब आईसी कर्व जो बनेंगे आपके, सपोज कर हमेशा ऐसे ही बनते हैं ना आपके आईसी कर्व, ऐसे ऐसे क्यों नहीं बनते? कैसे? मैं ऐसे की बात कर रही हूँ, ऐसे क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो है ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा, ये है ना, तो ज़ीरो कहलाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है हमेशा। ये देखो, यही चीज़ इसने ये बता रखी है, जनरली remain away from horizontal and vertical axis, they do not touch any of the axis. A rectangular hyperbola shape is formed if under special circumstances IC touch भी कर ले any of the axis, it would mean that consumer requires zero quantity of one commodity accompanied with very large quantity of another commodity। और ये क्या है? एक अनरियलिस्टिक सिचुएशन है। आई होप गाइस ये जो आपके पास आईसी कर्व के कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इसकी अलग से वीडियो बना के लेके आई। प्लस ये शॉर्ट वीडियोस है तो आप लोग बोर भी नहीं होंगे। जैसे कि मेरे पास ये चीज़ एक फीडबैक आई थी कि मैम इतने बड़े बड़े ना बनाएं, छोटे छोटे बनाएं वीडियोस आप, तो इसीलिए मैं आपके पास छोटे छोटे वीडियोस लेके आई हूँ। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका बजट लाइन एंड आईसी कर्व के ऊपर आप इक्विलिब्रियम कैसे बनाते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, जितना हो सके इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं इसी तरीके से आपके लिए पूरा सिलेबस कवर कर पाऊँ अप्रैल तक। आपका जब भी मतलब एग्ज़ाम, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं मार्च तक कंप्लीट कर दूँ। ठीक है ना, उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे उसकी। तो आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, फॉलो मी ऑन दिस चैनल। थैंक यू गाइस।